जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्ण आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 7 की चैप्टर 3 दिल्ली सुल्तान को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से गैरिसन से एम्पायर का विस्तार किया गया। आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थी, मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, परीक्षाओं की तिथियां भी धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं। वसंत का लुत्फ उठाते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा विषय है, जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर हम क्या अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि गैरिसन क्या था, गैरिसन से एम्पायर तक, कैसे गैरिसन से एम्पायर खड़ा होता है। तो गैरिसन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ही होता है कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा राज्य जहां पर स्थायी सेनाओं को तैनात किया जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का नाम सुनते ही पता चलता है कि जो सुल्तानों की जर्नी शुरू होती है, मुस्लिम शासकों की यात्राएं जो प्रारंभ होती हैं, पूर्ण रूप से भारत में वह होती है दिल्ली से। अब इन तथ्यों को हम आगे बढ़ेंगे, इन पर हम आगे विचार करेंगे, इन पर अध्ययन करेंगे, देखते हैं आगे क्या क्या इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है गैरिसन शहर। गैरिसन, व्हाट इज गैरिसन? तो गैरिसन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया, एक ऐसा शहर जहां पर स्थायी सेनाओं को तैनात किया जाता है। तो स्थायी सेनाओं को जो तैनात किया जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि स्थायी सेनाओं को तैनात करने वाली जगह जो थी वह क्या थी? गैरिसन थी। गैरिसन, गैरिसन, गैरिसन हमने आपको क्या बताया? चैप्टर का नाम, जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं, द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान। तो गैरिसन क्या है? गैरिसन एक ऐसे स्थान है, एक ऐसा शहर है, एक ऐसा राज्य जहां स्थायी सेना को तैनात किया जाए। तैनात किया जाए। तो यहां से शुरू होता है दिल्ली के सुल्तानों की यात्रा। अब आप देखेंगे कि पहले उनके लिए यही आवश्यक था कि वे पहले अपनी सेना को एकत्र करें। उन्होंने अपनी सेना को दिल्ली में तैनात किया, जिसको गैरिसन कहा जा रहा है। और इतिहास में जो आप देखते हैं कि 13वीं शताब्दी का शुरुआती दौर होता है, तो ये जो सेनाएं होती हैं वो शहर के बाहर शायद रेयरली कभी गई हो, ऐसा कुछ बहुत विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब आवश्यक था कि किस प्रकार से पहले आंतरिक जो भीतरी स्थिति है, आंतरिक सीमाएं हैं, उनको मजबूती दी जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अगल बगल दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, जो वन वाला क्षेत्र था, वहां के जंगलों को, वनों को साफ किया गया, उनकी कटाई की गई। और उसकी कटाई के दरमियान, उसको काट करने के बाद वहां के जो चरवाहा थे, जो शिकारी थे, उनको हटा दिया गया। और उनको हटाने के बाद उस जगह को, उसको किसानों को दे दिया गया कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए, जिससे वहां पर कृषि कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाने लगा। कृषि कार्य के किए जाने से क्या हुआ कि व्यापारिक मार्ग को सुदृढ़ करने की व्यवस्था बनी। व्यापारिक
मार्गों को सुदृढ़ करने के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिला और इसके साथ साथ एक और नए गैरीसन शहर स्थापित किए गए। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से फिर वहां पर भी स्थानीय सेनाओं को तैनात किया जाने लगा। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे आगे करके बढ़ती है। और जब आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत को बहुत बड़ी मुश्किल से दिल्ली सल्तनत बच पाई थी, जिसका क्या है कि आप जब देखते हैं कि जो बंगाल जैसे क्षेत्र हैं या सिंध जैसा जो दूर सुदूर क्षेत्र हैं जहां पर इतना आसान नहीं था नियंत्रण कर पाना ऐसे क्षेत्रों को, वहां पर आक्रमण कर पाना, तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक था कि अपने आंतरिक स्थिति को मजबूत किया जाए। तो आंतरिक स्थिति को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू होती है जंगलों की सफाई और कृषि कार्य को बढ़ावा देने से। किससे? जंगलों की कटाई एवं कृषि कार्य अब इसके बाद आप देखेंगे किसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत बच पाई थी और धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया अप डाउन होता रहा दिल्ली सल्तनत के साथ। और जब गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल आता है तो गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली को और अधिक सुदृढ़ किया। दिल्ली को और अधिक सुदृढ़ उसने तो किया मगर वह भी बहुत अधिक विस्तार नहीं कर पाया। तो अब ये श्रेय किसको जाता है? दिल्ली के विस्तार का, दिल्ली सल्तनत के विस्तार का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का विस्तार किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। और आप देखते हैं कि जब सेनाएं ये कहीं आक्रमण के लिए बाहर नहीं निकल पाती थी तो इनकी जीविका किस प्रकार से चल रही थी। तो लूट का जो माल था, जो लूट के बदले इनको मिलता था, ट्रेड के जरिए जो ये प्राप्त करते थे, उसी से इनके जीवन यापन होता था। अब हम और अधिक आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में भी काफी सैन्य अभियान किए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अभियान कर लेना, तत्काल उनको जीत लेना या कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इतने दूर क्षेत्र होने के कारण उनको पूर्ण रूप से नियंत्रित कर पाना या उनका संचालन कर पाना यह संभव नहीं था। अतः जीतने के तुरंत बाद ये राज्य स्वतंत्र हो जाते थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करते थे। और इसका परिणाम यह भी हुआ, देखने को आया कि जिस प्रकार वे स्वतंत्र हुए उन्होंने बहुत सारे समृद्ध राज्य की, छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की, छोटे छोटे समृद्ध राजधानियों की स्थापना की। अब हम इनके राज्यों के प्रबंधन को देखने के लिए जब हम अब और अधिक आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि तुगलक और खिलजी के प्रशासन क्या थे। अब तुगलक और खिलजी के जब प्रशासन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को यह मिलता है कि अब आप देखेंगे कि राज्य के संचालन के लिए आवश्यक होता है सेनापतियों का, उच्च राज्याधिकारियों का या राज्यपालों का नियुक्त किया जाना। अब यह भी एक कठिन कार्य होता है। कठिन कार्य यह है कि राज्यपालों को, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप राज्यपाल नहीं बना सकते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप उच्च राज्याधिकारी नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक होता था कि उनके ऊपर एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा सशक्त चेहरा सामने हो जिस पर राजा स्वयं विश्वास कर सके। उन्होंने कुलीन वर्ग के लोगों को, जमींदारों को, सरदारों को राजा बनाने के बजाय उन्होंने क्या किया, विशेष करके शुरुआती दौर में जो आप देखेंगे तो आप ये कार्य इल्तुतमिश करता है। कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया,
इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने दासों को लेना शुरू किया। इसने किसको लेना शुरू किया? दासों को। दासों को लेना शुरू किया। दासों को इसने राज्यपाल बनाए, उच्च अधिकारी बनाए, उनको विशेष ट्रेनिंग दी गई कि किस प्रकार से राज्य के कार्यालयों का संचालन करना है। और हालांकि यह करने के दरमियान बहुत सारी राजनीतिक अस्थिरता भी राज्य को देखने को मिली, क्योंकि जब शासक बदल जाते थे, नए शासकों का आना शुरू होता था, तो उनके साथ नए लोग आकर के जुड़ते थे, नए दास, नए कर्मचारी जुड़ते थे। तो यहाँ पर जो है वह पुराने और नए दासों के बीच में जो उच्च अधिकार को अब प्राप्त कर चुके हैं, उनके बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिलती थी। और इसका विरोध जो तवारीख लिखने वाले लेखक हैं, तवारीख लिखने वाले लेखकों ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने इसकी आलोचना की कि यह गलत है। हालांकि इल्तुतमिश के समय से यह प्रारंभ हो जाता है कि अब दासों को उच्च पदों तक पहुंचाया जाए। तो दासों को उच्च पदों तक पहुंचाया जाता था, जो विशेष करके जब अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक जब दक्षिण भारत के अभियान की ओर निकले थे, तो उन्होंने न सिर्फ दासों को खरीदा था, बल्कि हाथियों को खरीदा, घोड़ों को खरीदा या लूटा। उनके बीच में आने वाले जो भी राज्य थे, जहां पर भी उन्होंने आक्रमण किया, वहां से बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य चीजें उन्होंने लूटी। और उसके साथ साथ वहां के लोगों को, जो उनको लगता था कि उनके दास बनाने के योग्य हैं, उनको भी खरीदा या कुछ को जबरदस्ती अपने कब्जे में किया। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ता है। जब आप और अधिक आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में, अब यहां से जब आगे हम बढ़े तो हमने दिल्ली सल्तनत में क्या देखा कि जो भूमि की पैमाइश थी, अब भूमि की पैमाइश किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भूमि की पैमाइश करने का मतलब क्या? अब भूमि को नापा जाने लगा, मेजरमेंट शुरू हुआ। तो भूमि का मेजरमेंट जब शुरू हुआ तो उसमें भूमि का पूरे अच्छे तरीके से उनका माप करने के बाद वह किसानों को दिया गया और 3 प्रकार के कर लगाए गए। पहला कर था खराज। जो खराज कर किसे कहा जाता है? जो कृषि उत्पादित वस्तुएं हैं, खराज। विशेष करके आपको यही महत्वपूर्ण बिंदु है कि खराज कर क्या होता है। तो खराज है कृषि उपज पर कर, कृषि उपज। और दूसरा कर जो था वह घर पर था, मकानों पर कर था, कृषि पर कर था। और जो अगला तीसरा कर आता है घर, कृषि उपज, घर और व्यापार। ये 3 प्रकार के कर लगाए गए। कृषि उपज का कितना? 50%। जितना भी उत्पादन होगा वह कृषकों को, अपने राज्य को देना होता था, 50%। तो इस प्रकार से अब राज्य की धीरे धीरे समृद्धि की ओर राज्य बढ़ रहा था। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे सरदार थे, छोटे छोटे सरदारों को जो कि अपने क्षेत्रों में कर को लगाते थे, अब उन्हें कर लगाने के बजाय उनको कर देने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि अब वे कर नहीं लगाएंगे, बल्कि वे स्वयं राजा को कर देंगे। तो इस प्रकार से राज्य की जो आय की स्थिति थी वह भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। और इसके साथ साथ जो अन्य लूटे गए धन आते थे, जो अन्य राज्यों के ऊपर आक्रमण करके धन संपत्तियों, सेनाओं को अपने अधीन किया जाता था, वे दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से मजबूती की ओर लेकर के बढ़ते गए। हालांकि जो आप देखेंगे कि इसी दरमियान 1219 में जब चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमणकारी सक्रिय होते हैं, अफगान से आक्रमणकारी भी सक्रिय थे, इनके राज्यपाल भी सक्रिय थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रहा था। और मंगोल आक्रमणकारियों ने दिल्ली सल्तनत को इस बात की सीख दी कि अब दिल्ली में बहुत अधिक मात्रा में सेनाओं को रखना आवश्यक है, और यहां से पूरी शासन व्यवस्था बदल जाती है। हालांकि और अधिक जब आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे शेर शाह सूरी, जो बिहार में
अपने चाचा के प्रबंधक के रूप में एक छोटे से क्षेत्र को संभालने के लिए अपने राजनीतिक करियर को शुरू करता है और वह इतना अधिक प्रतिभाशाली कि वह दिल्ली पर आक्रमण कर लेता है। हालांकि दिल्ली पर उसका शासन सिर्फ 15 वर्षों तक चलता है, लेकिन उसका शासन और उसके शासन करने की पद्धति, उसका प्रशासन इतना प्रभावकारी और इतना मजबूत होता है जिससे बादशाह अकबर बहुत ही अधिक प्रभावित होता है और उसको एक मॉडल के रूप में प्रयोग करता है और उसको प्रयोग करके अकबर पूरे भारत पर, या अकबर महान के नाम से जाना जाता है, आक्रमण करके पूरे भारत पर उसने शासन किया। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत काफी हद तक मजबूत हुआ। अब इनके आय के स्रोत क्या थे, जो मैंने आपको बताया क्या था। इनके आय का स्रोत थे कर, व्यापार, लूट और नजराना। 4 साधन थे। कर, आय का साधन क्या क्या था? लूट, नजराना, लूट, नजराना, कर, व्यापार। आप देखेंगे कि व्यापार के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। उसने हुलिया व्यवस्था शुरू किया था और उसने व्यापार को इतना मजबूत किया, इतना सुदृढ़ किया कि व्यापार में 1% की भी चोरी नहीं की जा सकती थी। इसके साथ साथ जो अन्य छोटे सरकारों के अधीन में आने वाले कर थे, उन पर डायरेक्ट नियंत्रण अब सुल्तानों का होने लगा और जो भी भूमि की पैमाइश करने वाले, भूमि के माध्यम से आय का जो स्रोत बना कर के रूप में, उसको भी नियंत्रित करने के लिए उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया जाने लगा। अब इस प्रकार से आपने देखा कि दिल्ली सुल्तानों ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया और अब हम आगे नए चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया है, लेकिन यह चैप्टर, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले नए अध्याय में हम आपके साथ मिलेंगे कुछ नए और रोचक तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद दोस्तों।